नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बेल रिफॉर्म्स से संबंधित और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस इंडस्ट्री से संबंधित। सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे विसल ब्लोअर एक्ट से संबंधित। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक स्टोरी है जिसे आप एथिक्स में एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरी नहीं, वाक्य है। टीचर हैं, स्कूल टीचर सेटन लामू लेप्चा। ये देखो नॉर्थ सिक्किम के जोंगू रीजन में पढ़ाती हैं बच्चों को। अब देखो जहाँ पे इनका स्कूल है ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया। 1 महीने से रोड पूरी तरह से ख़राब है, ये स्कूल तक नहीं पहुँच पा रही थी। बावजूद इसके इन्होंने एक दिन भी स्कूल मिस नहीं किया। देखिए किस प्रकार से पहाड़ों को क्रॉस करके, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्तों से होके गुजर के ये बच्चों को पढ़ाने जाती हैं पिछले 1 महीने से। मतलब ये है डेडिकेशन टूवर्ड्स द ड्यूटी। हालांकि ये बहाना मार सकती थी कि रोड नहीं है, ख़राब है, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच पा रही हूं, और कोई इनसे जवाब भी नहीं मांगता। लेकिन इनको पता था मेरे स्कूल ना पहुंचने की वजह से बच्चों की जो शिक्षा है वो ख़राब हो जाएगी, तो इन्होंने एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया और काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्तों से होके गुजर के अपनी जान का रिस्क लेके ये स्कूल पहुंची, और वहाँ पे इन्होंने बच्चों की जो पढ़ाई है उसको डिसरप्ट नहीं होने दिया। तो ऐसे ऐसे जो टीचर्स हैं इनको तो सही में सलाम है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेल लॉज में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना काफ़ी सारे जजेस को ये सलाह दी है कि आप बेल देते वक्त जो कंडीशंस रख देते हो ना, बहुत बार वो कंडीशंस, बेल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी होती हैं। अक्सर आपने सुना या फिर पढ़ा होगा, बहुत बार जज बेल देते वक्त ऐसी ऐसी बेल कंडीशंस रख देते हैं कि आप कम्युनिटी सर्विस करोगे, विक्टिम्स से माफ़ी मांगोगे, और बहुत बार तो ये भी हो जाता है, ये कंडीशन रख दी जाती है कि आप महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे। 2020 में तो हद ही हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मैन को ऑर्डर दिया जिसके ऊपर आरोप था महिला को मोलेस्ट करने का, कि वो महिला विक्टिम के घर जाएगा और राखी बंधवाएगा। ऐसी कंडीशन रखी बेल के लिए। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो देखो बहुत ज़्यादा गलत है। एक ऐसा मैन जो मोलेस्ट कर रहा था महिलाओं को, उसको आदेश दिया गया है वो उसी महिला का भाई बनेगा, और वो भी जुडिशरी उसे लेजिटिमाइज कर रही है। देखो, सामान्यतः बेल के साथ ना कंडीशंस इसलिए रखी जाती हैं, जिसे बेल दी जा रही है ये इंश्योर किया जा सके कि वो भागे ना, समय आने पर वो कोर्ट में मौजूद रहे। या फिर देखो, कंडीशंस इसलिए भी अटैच की जाती हैं कि जो अक्यूज्ड हैं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। इन ऑब्जेक्टिव्स को सामान्यतः तो इस प्रकार से अचीव किया जाता है कि आप जैसे हर हफ्ते पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाओगे या फिर फ्रिक्वेंटली कोर्ट आते रहोगे। कोर्ट से ये नहीं उम्मीद की जाती कि वो ऐसी बेल कंडीशन रखे जिससे जो अक्यूज्ड है उसकी जो फ्रीडम है वो हार्म हो, कम से कम फ्रीडम हार्म हो और जस्टिस भी सिक्योर हो जाए। ये मकसद होता है बेल कंडीशन रखने का। लेकिन देखो, बेल देते वक्त भी बहुत बार जज के द्वारा ऐसी कमेंट कर दिए जाते हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन कर दिए जाते हैं जिससे ये लगता है कि अक्यूज ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। राइटर कहते हैं देखो, अभी केस की सुनवाई नहीं हुई है, गवाह पेश किए जाएंगे, उससे पहले ही जज अपनी जो सोच है कैसे पुख्ता बना सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए जज को ना अपनी टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना चाहिए। अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है उसे जाहिर नहीं करना चाहिए। जैसे मूवी नहीं है वो जोली एलएलबी, उसमें सौरभ शुक्ला जो जज बने हैं वो क्या बोलते हैं, कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। कि पहले दिन से जज को पता होता है कि एक्यूज ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन वो अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं बता सकता। वो सबूतों का इंतजार करता रहता है। दिन बीत जाते हैं लेकिन सबूत नहीं आते। तो वही चीज़ आर्टिकल में बोली जा रही है कि जज ना अपनी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से नहीं एक्ट कर सकते कि मुझे ये लग रहा है तो इसलिए
मैं इसे सजा दे रहा हूं, नहीं। आपको क्या लग रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। आपको ना एक निश्चित प्रोसेस को फॉलो करना होता है। गवाह कैसे आए हैं, सबूत क्या है, उसके बेस पे ही आप जजमेंट दे सकते हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमारे देश की जेलों में ना 75% जो प्रिजनर है ना वो अंडर ट्रायल हैं, यानी उनका केस चल रहा है। और प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग काफी ज्यादा है, बाय 118%। हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम में क्राइसिस का ये परिणाम है कि इतने ज़्यादा अंडर ट्रायल हैं और जेलें जो हैं वो भरी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई केस में ये एक्नॉलेज किया कि इंडिया का जो बेल सिस्टम है वो इनइफेक्टिव है और इसी की वजह से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्राइसिस चल रहे हैं। मतलब एकमात्र ये रीज़न नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा रीज़न है कि बेल सिस्टम में कमियां हैं, जिसकी वजह से जेलों में ओवर क्राउडिंग है और अंडर ट्रायल्स की संख्या ज़्यादा है। कोर्ट ने यह भी बोला कि रिपीटेड गाइडलाइंस हमारे द्वारा दी जा चुकी है बेल लॉ के बारे में, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर चीज़ें नहीं बदली हैं। कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस प्रोवाइड की बेल लॉ से संबंधित, जैसे एक निश्चित टाइमलाइन के अंदर बेल एप्लीकेशंस को डिस्पोज किया जाए। नेक्स्ट, एक अलग से बेल से संबंधित कानून भी बनाया जाए। आमतौर पे देखो, एक जो फेमस प्रिंसिपल है ना, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि एक्यूज ने अपराध किया है, वो वास्तव में अपराधी है, तब तक उसे इनोसेंट माना जाए। लेकिन इवन जज भी बहुत बार इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर देते हैं। होना तो ये चाहिए बेल नॉट जेल शुड बी नो, मतलब जेल तो रेयर कंडीशंस में होनी चाहिए, लेकिन होता ये है बेल रेयर कंडीशंस में मिलती है। आमतौर पर जज जो हैं बिना दिमाग लगाए, बिना रैशनैलिटी का इस्तेमाल किए जेल भेज देते हैं एक्यूज्ड को। इसके बाद राइटर बोलते हैं, अभी देखो हमारे देश में जो बेल लॉज है ना वो एंटी पुअर है, क्योंकि कंडीशंस ऐसी अटैच कर दी जाती हैं बेल के साथ में कि उनका बेल मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे देश में बेल कानून तो देखो ये मान के चलते हैं कॉलोनियल ईरा की तरह कि हर कोई प्रॉपर्टी वाला है, हर किसी पर्सन के सोशल कनेक्शंस हैं, इसीलिए तो ऐसी ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती है, जैसे 10 लाख के मुचलके पे रिहा किया जाता है और श्योरिटी भी देनी पड़ती है लोकल लोगों की, लोकल कुछ 1-2 लोगों की श्योरिटी देनी पड़ती है कि आप भागेंगे नहीं, इनकी श्योरिटी है। बाद में अगर एक्यूज्ड भाग जाता है बेल मिलने के बाद, तो कोर्ट उनसे सवाल पूछती है जिन्होंने श्योरिटी दी थी उस पर्सन की। लेकिन देखो बहुत सारे पर्सन है, जैसे माइग्रेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए, उनके पास कोई लोकल कनेक्शन नहीं होता, उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो बहुत सारे लोग तो ना बेल प्राप्त ही नहीं कर पाते। ऑलमोस्ट 14-15% लोग तो ऐसे हैं जो बेल प्राप्त ही नहीं कर पाते, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बेल मिलने के बाद में 1 महीना लगा देते हैं इन कंडीशंस को फुलफिल करते करते, मतलब पैसों का अरेंजमेंट करते करते, या फिर जो लोकल लोग हैं वो उनके लिए श्योरिटी बने, ये इंश्योर करते करते। इसके बाद कुछ डेटा रखा जाता है फेयर ट्रायल प्रोग्राम का। इन्होंने ना सर्वे किया था महाराष्ट्र की यरवदा और नागपुर जेल में। सर्वे में यह पाया गया 2313 जो अंडर ट्रायल्स है ना, उनमें से 18.50% तो माइग्रेंट्स हैं। 93.4% प्रिजनर ऐसे थे जिनके पास कोई एसेट नहीं थी। इवन देखो 62.22% प्रिजनर ऐसे थे जिनका फैमिली के साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, और 10% की हिस्ट्री थी, पहले भी उनको जेल हो चुकी थी। जाहिर तौर पर देखो जैसी बेल कंडीशन से अटैच कर दी जाती हैं बहुत बार बेल के साथ में, इनमें से बहुत सारे प्रिजनर ऐसे होंगे जो उन बेल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकेंगे और जरूरत से ज़्यादा समय जेल में बिता देंगे। देखो वैसे तो बेल देना कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जज अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, मतलब जब चाहे मन किया बेल दे दिया, जब चाहे नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकता जज। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया है कि जज बेल देते वक्त जब अपनी डिस्क्रिशन को फॉलो करे ना, तो इन प्रिंसिपल्स को जरूर ध्यान में रखें। बहुत कुछ देखना होता है जज को, जैसे जो अपराध है उसकी ग्रेविटी कैसी है, मतलब कितना जघन्य अपराध है, एक्यूज्ड का करैक्टर कैसा है, क्या पहला अपराध है या फिर बार बार अपराध किया है उसने पहले भी, क्या संभावना है कि एक्यूज्ड बेल मिलने के बाद भाग जाएगा या फिर एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर सकता है।
बट देखो अक्सर देखा जाता है कि जज जब अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इन प्रिंसिपल्स को बहुत सीरियसनेस से नहीं लेते हैं। बहुत बार जज जब बेल को रिजेक्ट करते हैं तो रीजंस भी नहीं बताते कि रैशनल क्या है, क्यों वो बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो देश में हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही हर किसी के सोशल कनेक्शन हैं, तो बेल के लिए एक निश्चित अमाउंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना या फिर लोकल लो की श्योरिटी होना, ये सब कंडीशंस जब रख दी जाती है ना, तो जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के बहुत सारे लोग हैं ना, वो बेल से वंचित रह जाते हैं। यही एक रीज़न है कि आपको जेलों में जो लोग बंद मिलेंगे, प्रिजनर मिलेंगे, ज़्यादातर वो गरीब लोग मिलेंगे। आवश्यकता ये है कि बेल से संबंधित जो कानून है ना, उनमें जल्द से जल्द रिफॉर्म्स लाए जाएं, और वही प्रिंसिपल, बेल शुड बी नॉर्म ना कि जेल। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। बेल लॉज में रिफॉर्म्स से संबंधित चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ना, अजय कुमार सूद, इन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा सरकार जल्द ही एक नई स्पेस पॉलिसी लेकर आ सकती है। नई स्पेस पॉलिसी आने के बाद इंडिया में भी जो स्पेसएक्स जैसी कंपनीज है ना, इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है, जैसे एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो इंडिया में भी ऐसी ही कंपनीज इमर्ज होकर आएंगी इंडिया की नई स्पेस पॉलिसी आने के बाद में। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने यह भी कहा कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार है, जल्द ही इसे एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास भेजा जाएगा फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। देखो, ये चीज़ सरकार की नई स्पेस पॉलिसी लेके आना, ये इसलिए भी ज़रूरी है। आपको पता है आज के समय में स्पेस सेक्टर का ना बहुत बड़ा रोल है, चाहे क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, वेदर को फोरकास्ट करना हो, डिजास्टर्स के लिए पहले वार्निंग देनी हो, कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना हो। सोच के देखिए, आज भी देश के कितने ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट व्यवस्था या तो है नहीं, और है तो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो सैटेलाइट्स के माध्यम से, जैसा कि स्पेसएक्स कंपनी अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही इंडिया की भी कोई कंपनी मान लीजिए ऐसा ही काम करती है, तो देश के कोने कोने में जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। अभी देखो, देश में जितने भी कंपनीज हैं ना, वो स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से संबंधित इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट ऐसी कोई कंपनी अभी हमारे देश में नहीं है जिसने अपने आप से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया हो। समझ गए? और ये एक ऐसी मार्केट है स्पेस की जिसका पोटेंशियल देखो काफ़ी ज़्यादा है। अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पेस कंपनीज जहाँ यूएसए में हैं 56.4%, दूसरा नंबर यूके का 6.5%, तीसरा कनाडा का, चौथा चाइना का, पांचवा जर्मनी का, और छठे नंबर पे 3.6% वर्ल्ड की जो स्पेस टेक कंपनीज है ना, वो इंडिया में हैं। इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन 2019 में कितनी थी? $7 बिलियन। और 2024 में कितना सरकार का लक्ष्य है? सरकार का लक्ष्य है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन 2024 तक $50 बिलियन तक लेके जाना। इंडिया के पास देखो अचीवमेंट ये है, इंडिया पहला ऐसा देश बना जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया, और लागत आई बहुत ही कम, $75 मिलियन से। बहुत ज़्यादा सस्ता सैटेलाइट लॉन्च किया इंडिया ने जो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज उस सैटेलाइट को लॉन्च करते तो उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता। तो मतलब काबिलियत तो है इंडिया में स्पेस सेक्टर से संबंधित। अभी देखो, बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जो डेब्रीज को मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, मतलब उनका प्रोजेक्ट चल रहा है डेब्रीज मैनेजमेंट से संबंधित। डेब्रीज मतलब जैसे देखो, बहुत से सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं, अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद में उनमें टीयर एंड वियर हो जाता है, टूट फूट जाते हैं, फंक्शन नहीं करते, तो फिर वो स्पेस में ऑर्बिट में ना घूमते रहते हैं अर्थ के चारों ओर। लेकिन वो सैटेलाइट्स जो फंक्शनल हैं उनको ये सैटेलाइट्स नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पुराने सैटेलाइट्स के डेब्रीज को, कचरे को रिमूव करना जरूरी है। और इस दिशा में इंडिया के काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो लगे हुए हैं। यूएसए और कनाडा में देखो, स्पेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है 2021 में सबसे ज़्यादा आई।
यूएसए का तो ये हाल है, यूएसए में जितनी इन्वेस्टमेंट आई ना, यूएसए के बाद लिस्ट में बहुत सारे देशों में मिला के भी नहीं आई। यूएसए बाकी देशों की अपेक्षा करते ना बहुत आगे है, स्पेस टेक कंपनीज के मामले में आगे है, बजट के मामले में भी आगे है। राइटर कहते हैं यूएसए में ना स्पेस एक्टिविटीज ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है, यूएसए में स्पेस बजट है काफ़ी बड़ा। 2021 में कितना था, $41 बिलियन, और 41 में से $23.3 बिलियन गए नासा को। इंडिया की बात करें, इंडिया में स्पेस बजट यूएस से जितना नहीं है। 2022-23 में इंडिया ने कितने एलोकेट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को, 13,700 करोड़, पूरे तो $2 बिलियन भी नहीं हुए। हालांकि देखो सरकार ने ना रिफॉर्म्स काफ़ी लिए हैं स्पेस सेक्टर से संबंधित, जैसे कि देखो 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अब एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड टू एंड सर्विसेज मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने की अनुमति। बट अनुमति देने से क्या है, एक्सपर्टीज भी तो होनी चाहिए ना। एक्सपर्टीज धीरे धीरे आएगी प्राइवेट प्लेयर्स के पास में। इसके लिए सरकार ने एक नई एजेंसी सेटअप की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। इसको काम दिया गया था कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को एम्पावर करो, उन्हें लाइसेंस दो, ऑथराइज करो, प्रमोट करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करें। तो ये इन स्पेस जो है ये रेगुलेटरी और ओवरसाइट बॉडी है, मतलब देख रेख करने के लिए बॉडी है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मैकेनिज्म्स नए नए बनाती है ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं, उनके साथ में टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके, उनके साथ में एक्सपर्टीज शेयर की जा सके, इसरो की बहुत सारी फैसिलिटीज उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सके। इस दिशा में काम करती है ये एजेंसी इन स्पेस। एक और बॉडी भी है वैसे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसको काम दिया गया था वो मेच्योर टेक्नोलॉजीज, जैसे क्रायोजेनिक इंजन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो मेच्योर टेक्नोलॉजीज है ना जो इसरो ने डेवलप की है, वो ट्रांसफर करना इंडियन इंडस्ट्रीज को। ये काम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, NSIL का। ये सभी देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती हैं। मतलब इन सब पॉइंट्स का ये है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। देखो लॉन्ग टर्म में अगर प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में स्पेस में एंटर करता है ना, इसके बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि ना स्पेस संबंधित एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए ना हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो जब लगेगा कुछ कंपनीज को कि इंडिया में पॉलिसी स्टेबल है और अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, तब जाके कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स या फिर बाहर की कंपनीज इंडिया में स्पेस सेक्टर में एंटर कर सकती हैं। लेकिन करेंगी तो ना सिर्फ इससे जॉब्स जनरेट होंगी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, बल्कि इसके साथ साथ जैसा हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया था, और काफ़ी सारे फायदे होंगे, जैसे इंटरनेट की सर्विसेज हैं और नेविगेशन है, कनेक्टिविटी है, बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया में स्पेस सेक्टर से संबंधित, स्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है देखो, वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, हाल ही में देखो 2 विसल ब्लोअर, एक तो जो पनामा पेपर से जुड़े हुए हैं और दूसरा उबर फाइल, जो हाल ही में उबर कंपनीज कैसे हथकंडे अपनाती है ग्रोथ के लिए, जो खुलासा हुआ था ना फाइल्स के थ्रू, जिसने वो फाइल्स रिलीज की, दोनों ने मीडिया से बात की। देखो जो विसल ब्लोअर होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल विसल ब्लोअर, एक एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, जिसने कोल ब्लॉक को लीज पर लिया हुआ है झारखंड की किसी साइट पर। अब देखो माइनिंग कंपनी में ग्राउंड साइट पर जो ऑफिसर काम करता है ना, उसे पता लगा कि हमारी कंपनी जो ब्लॉक लीज पर मिला हुआ है ना, उससे हटके भी थोड़ी ज़्यादा जगह पे माइनिंग कर रही है, जो कि इलीगल है। वहाँ पे माइनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है मिला ही नहीं हमारी कंपनी को। तो वो ऑफिसर ना अपने सीनियर्स को बताता है, जो हायरार्की में उस ऑफिसर से ऊपर हैं। तो ये एक प्रकार से इंटरनल विसल ब्लोअर है। मतलब वो ऑफिसर जिसको लग रहा था कि हमारी कंपनी गलत काम कर रही है, वो अपनी हायरार्की में अपने सीनियर्स को सूचित करता है कि देखो हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो सीनियर्स हैं उनको पता नहीं है। ये हुआ इंटरनल विसल ब्लोअर। एक्सटर्नल विसल ब्लोअर वही पर्सन जो ग्राउंड साइट पर था,
जिसने अपने सीनियर्स को सूचित कर दिया, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर सरकार को बता सकता है कि देखो हमारी कंपनी गलत कर रही है। ये हुआ एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। देखो जाहिर तौर पर वो पर्सन जो विसल ब्लो करता है, वैसे तो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजंस तो यही होते हैं कि वो पर्सन इंटीग्रिटी वाला होता है, मोरली अपराइट होता है, वो नहीं देख सकता कि गलत काम चल रहा है, उसे पता है कि और ज़्यादा जगह पे माइनिंग हो रही है, मतलब सरकार का नुकसान हो रहा है, मतलब जनता का नुकसान हो रहा है। तो गुड रीजंस की वजह से, पब्लिक गुड की वजह से वो पर्सन विसल ब्लो करता है। तो देखो ऐसा पर्सन जो इतना ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसको अपनी जॉब जाने का खतरा है, उसको ये भी खतरा है कंपनी को नुकसान होगा, उसको अपनी जान का भी खतरा है, हर तरह के खतरे से गुजर के वो जब विसल ब्लो करता है तो उसकी प्रोटेक्शन करना तो जरूरी है ना उस पर्सन की। लेकिन बात करें देश में भी क्या प्रोविजंस हैं ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन से संबंधित। देखो 2004 में सरकार ने ना पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स ये इंट्रोड्यूस किया था। ये देखो एक रेजोल्यूशन है, इसके तहत एक प्रोविजन किया गया था, सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को डेजिग्नेट किया गया था एज एजेंसी। जो भी विसल ब्लोअर संबंधित कंप्लेन आती है ना, सीवीसी हैंडल करता है, बाद में सीवीसी किसी दूसरी एजेंसी को वो ट्रांसफ़र कर देता है, नाम छुपा लेता है। याद कीजिए वो सत्येंद्र दुबे वाला केस हमने डिस्कस किया था ना। सत्येंद्र दुबे जो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी में काम कर रहे थे, उन्हें पता लगा करप्शन हो रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने खत लिखा पीएमओ के पास में, वो गया सीवीसी के पास में, सीवीसी ने ना नाम नहीं छुपाया था उनका। ये 2003 की घटना है और बाद में सरकार ने प्रोविजन किया था कि सीवीसी नाम छुपा लेगी, तो नाम नहीं छुपाया था तो सबको पता लग गया कि कंप्लेंट किसने भेजी है। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी, काफ़ी हंगामा हुआ था। तो उसी के बाद 2004 में फिर सरकार ये पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन लेके आई थी। सीवीसी के पास जो भी कंप्लेंट जाएगी सीवीसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन नाम नहीं जाएगा, विसल ब्लोअर का जो नाम है वो काट दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। इसके बाद देखो इंडिया यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का सिग्नेटरी बन गया 2005 में। कन्वेंशन जो है किसकी बात करती है, पब्लिक या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ में जो भी करप्शन किया जाता है उसको रिपोर्ट करने से संबंधित प्रोविजंस हैं इस कन्वेंशन में। और जो विसल ब्लोअर या फिर स्पेक्टेटर उस करप्शन को रिपोर्ट करते हैं वो किसी प्रकार का रिटालिएशन फेस ना करें, ये इंश्योर करने से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी देखो प्रोविज़न करता है हर एक कंपनी जो सेबी के एक्ट में रजिस्टर्ड है उसकी एक विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। और कंपनी ये भी प्रयास करेगी कि हर एक एम्प्लॉय उस पॉलिसी के बारे में अवेयर हो। दिसंबर 2019 के बाद से सेबी ने एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी डिक्लेयर किया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेंट कंपनी के अंदर का आदमी या औरत बताता है कि देखो कंपनी के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग समझते हो ना, जैसे देखो मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट अनाउंस होने वाला है पब्लिक में। अब ना पता है प्रॉफिट अनाउंस होने के बाद में या तो उस कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, अगर प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड है तो बहुत बार ऐसा होता है कंपनी के अंदर के ही लोग जो है ना पहले से शेयर परचेज कर लेते हैं या फिर बेच देते हैं मुनाफा कमाने के लिए। यही होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी के लोग अंदर के जिनको इन्फॉर्मेशन होती है ना कंपनी के डिसीजंस के बारे में, वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके बाद देखो 2014 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया। एक्ट का मकसद ये है जो लोग विसल ब्लो करते हैं उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करना। एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है हर एक कंप्लेनेंट को यानी शिकायतकर्ता को अपनी आइडेंटिटी जरूर बतानी होगी शिकायत करते वक्त, लेकिन विजिलेंस कमीशन आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा शिकायतकर्ता की। एक्ट पेनलाइज करता है किसी भी पर्सन को जिसने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया है। 2014 में यह एक्ट आया था, बट देखो अभी भी इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए रूल्स सरकार ने नहीं जारी किए हैं। अगले ही साल 2015 में इस एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए सरकार बिल लेके आई थी, लेकिन वो बिल लैप्स कर गया 2019 में। क्वेश्चन उठता है इस एक्ट को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है। एक तो देखो जितना मजबूत ये एक्ट होगा उतनी ही ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी, मतलब कि और ज़्यादा लोग
विसल ब्लो करने के लिए आगे आएंगे। नेक्स्ट चीज, इससे सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि देखो अगर विसल ब्लो होगी, करप्शन बाहर आएगा तो किसको फायदा होगा? जनता को तो फायदा होगा ना। जैसे यूएस में एडवर्ड स्नोडेन, इनको पास कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं सरकार के अगेंस्ट, तभी तो उन्होंने ये इतना बड़ा खुलासा किया ना। हालांकि उसके बाद तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, शायद नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे डाला था ना। खैर आगे चलते हैं। विसल ब्लोअर्स को हार्डशिप्स का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर एक्ट मजबूत होगा, क्योंकि देखो जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, उनकी जॉब जाने का खतरा रहता है, डेथ थ्रेट्स उन्हें आते हैं जब वो विसल ब्लो करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अभी कानून में वैसे भी काफ़ी कमियां हैं, जैसे यूएस में देखो रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी है, लेकिन ये जो 2014 का एक्ट है ना विसल ब्लोअर से संबंधित, इसमें रिवॉर्ड मैकेनिज्म कोई भी नहीं है, इनाम की नहीं मिलेगा। और यूएसए में ना जो विसल ब्लोअर एक्ट होता है वो सभी को कवर करता है, प्राइवेट एंटिटीज को भी, सरकार को भी। लेकिन हमारे देश में जो ये विसल ब्लोअर एक्ट आया, ये सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के लिए था, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं था। एक्ट में देखो ये भी कहा हुआ था 2014 के कि जब भी किसी पर्सन को पता लगेगा ना कि जैसे मेरी मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है लोअर लेवल पे, तो वो अपने सीनियर को बताएगा। बहुत बार देखो सीनियर खुद ही मिले होते हैं, तो कोई इसका फायदा होता नहीं है। और जो ये प्रोविजन किया है ना एनोनिमस कंप्लेंट का, कि आपको आइडेंटिटी जरूर बतानी होगी, एनोनिमस कंप्लेंट आप नहीं कर सकते, इससे भी खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है शिकायतकर्ता को। लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं कि पहली बात तो सबको कवर किया जाए, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्राइवेट एंटिटीज में विसल ब्लोअर्स को और सरकारी डिपार्टमेंट्स में विसल ब्लोअर्स को, दोनों को। रिवार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई विसल ब्लो करता है तो उसे इनाम मिलेगा। 2014 के एक्ट को मजबूत करके जल्द से जल्द रूल्स जारी किए जाएं सरकार के द्वारा, ताकि इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। और जैसे देखो यूएस में प्रोविजन होता है, जो लोग विसल ब्लो करते हैं उनको अपने सीनियर्स को ही रिपोर्ट करना होता है, नहीं, अलग से ऑफिस भी इस्टेब्लिश होते हैं जिसमें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, तो वहां पर भी विसल ब्लोअर्स रिपोर्ट कर सकते हैं केस को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में कंक्लूजन में तो सिंपल है कि विसल ब्लोअर्स के लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम होना चाहिए, उन्हें इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है, ना कि वो थ्रेटेंड महसूस करें। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और हमारे देश में जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसे मजबूत किया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा, देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।